तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने 3 मुल्कों को एक साथ मुसीबत में डाल दिया। वैसे तो अरब ममालिक भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन 3 ममालिक को उन्होंने एक तकरीर के अंदर जो है वो आग बगोला कर दिया है, जिनमें एक मुल्क है इंडिया, एक मुल्क है इसराइल और एक मुल्क है अमेरिका। अब तकरीर जो है वो उनकी बड़ी टेक्निकल है और पाकिस्तान के साथ जो तुर्की का ताल्लुकात हैं और तुर्की के जो पाकिस्तान के साथ बनते हुए नए रिलेशंस हैं वो इसमें बड़ी वजाहत के साथ नजर आ रहे हैं उनके अल्फाज में। और इंडिया को क्या तकलीफ हुई, इसराइल को क्या हुई और अमेरिका को क्या हुई, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि रजब तैयब उर्दगान की जो तकरीर है उसको कितना वेट दिया जा रहा है दुनिया में, ये बड़ा जरूरी है जान लेना। सबसे पहले अल जजीरा की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जो बेहतरीन तकारीर हुई है या जो दुनिया को इफेक्ट कर सकती हैं या जिन लीडर्स की तकारीर के ऊपर डिस्कशन हो रही है ज्यादा, उनके ऊपर बात की गई। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अमेरिका का तस्करा रहता है, उनके वहां पे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का तस्करा है। उसके बाद शी जिनपिंग का तस्करा है जो चीन के सदर हैं और उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया अमेरिका को और पेंडेमिक के मामले में पॉलिटिसाइज करने से उन्होंने मना किया। जो कोरोना वायरस फैला है, अमेरिका के सदर ने इल्जाम लगाया चीन पे। चीन ने कहा कि ये आप इल्जाम हम पे ना लगाएं, बल्कि जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का टाइम है। अमेरिकी सदर ने कहा हमारे 2 लाख लोग मारे गए हैं चीन की वजह से, तो चीन से इसकी पूछगछ होनी चाहिए। चीन ने यह कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है और गलत बात है, बल्कि चीन ने इक्तिसादी लिहाज से दुनिया को जो डिवाइड किया गया है और दुनिया के अंदर जो वाहिद पावर एक मुल्क के पास होने का जो तासुर है। अच्छा, उसके बाद रजब तैयब उर्दगान का जिक्र है और फिर नीचे जाके जो शेख तमीम का जिक्र है रजब तैयब उर्दगान के बाद, और फिर प्यूटन का, जो व्लादिमीर प्यूटन है रूसी सदर, उनका जिक्र है। रजब तैयब उर्दगान के बारे में जो है वो बड़ा डिटेल के साथ अल जजीरा में भी लिखा है और बाकी बहुत सारे अखबारात हैं, इवन इसराइली अखबारात ने लिखा है, अरब अखबारात ने लिखा है, TRT ने लिखा है जो तुर्की के अपने अखबारात हैं, और यूरोपियन मीडिया ने इसको डिस्कस किया है। तो मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ और खास बात यह है कि तैयब उर्दगान ने ऐसा क्या कहा कि सबको आग लग गई। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसराइली इन्वॉय लीव्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओवर उर्दगान्स क्रिटिसिज्म। ये जो खबर है डेली न्यूज की है और इसमें वो बता रहे हैं कि जो इसराइल के वहां नुमाइंदा थे इजलास में, वो छोड़कर चला गया जब उर्दगान ने तनकीद की, और वो तनकीद उन्होंने की इसराइल के ऊपर उनके मजालिम की वजह से। उर्दगान ने क्या कहा, उसने कहा इसराइल के गंदे हाथ यरूशलेम तक पहुंच चुके हैं और उन मुकद्दस मकामात तक जहां 3 अजीम मजहबों के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं। यरूशलेम में वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के 3 अजीम मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, मुसलमानों के, ईसाइयों के और यहूदियों के, और इसराइल के हाथ लुथड़े हुए हैं खून के अंदर। और फलस्तीनी अवाम जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं इसराइल की जालिमाना, पुरतशद्दुद और धमकी आमेज पॉलिसियों के खिलाफ, जो उन्होंने आधी सदी से ज्यादा हो गया है उनको दबा के रखा हुआ है, उनको अप्रेस किया हुआ है फलस्तीनियों को। ये इसराइल के ऊपर बड़ी खुली तनकीद थी जो रजब तैयब उर्दगान ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसी मंसूबे को मानते हैं जो 1967 वाली पोजीशन पे सब चले जाएं और फलस्तीनी एक रियासत बने, और वो उतनी बड़ी रियासत हो जितनी 1967 में फलस्तीनियों के पास थी। लेकिन इसराइल क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया है, गजा की पट्टी में मुसलमानों को महदूद कर दिया है और जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, जेरूशलेम का जो एरिया, उस पर भी कब्जा कर रहा है और गोलान हाइट्स तक चला गया है, तो बेशतर इलाके इसराइल ने कब्जा कर लिए हैं। लेकिन तुर्की कहता है कि वही प्लान था फलस्तीन का, और फलस्तीन का जो असल नक्शा है 1967 वाला, उसके मुताबिक एक फलस्तीनी रियासत बनने से कम किसी चीज के ऊपर जो है वो तुर्की तस्लीम नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। और साथ में ये कहा कि गजा तक फलस्तीनी रियासत को महदूद करने की एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें अमेरिका जो है वो शामिल है इसराइल के साथ, और उसको डील ऑफ द सेंचुरी करार दे रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है जिन अमन मुआहदों को, वो एक्चुअली ये है कि गजा की पट्टी तक महदूद कर दिया जाए फलस्तीनियों को और उनसे उनके सारे हुकूक छीन लिए जाए और एक बहुत महदूद सी रियासत बनाकर उनको दे दी जाए। तो ये एक ज्यादती है और ये अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं, और इसराइल ने अपनी इन कोशिशों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और फलस्तीन पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है कि इन सारी चीजों को जबरन फलस्तीन के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए। ये रजब तैयब उर्दगान ने कहा। तो जो इसराइल का जो सफीर है, जो वहां पे नुमाइंदा है, वो उठ के बाइकआउट करके चला गया, और जो इंडिया का वहां पे एनवॉय है
اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور وہ کیوں ہوئی کہ اس کے بعد یہ تو انڈیا کے معاملے کو تو میں الگ بتاتا ہوں, پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ فلسطین کے ایشو کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور جو ڈیل آف دا سینچری عرب کہہ رہے ہیں یا امریکہ کہہ رہا ہے کہ عربوں کی اور اسرائیل کی جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو ڈیل آف دا سینچری قرار دے رہے ہیں, بحرین کی اور یو اے ای کی, تو اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا رجب طیب اردگان نے. اس کے بعد رجب طیب اردگان نے خاص طور پہ بات کی کشمیر کے حوالے سے, اور جو ان کے جملے میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے بہت اہم ہے, اور اب یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے. جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو 370 کو ختم کیا ہے بھارت نے, خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے صورتحال اس خطے میں مزید پیچیدہ ہو چکی ہے. اچھا, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ رجب طیب اردگان نے جو ہے وہ بھارت کے اوپر تنقید کی ہے کشمیر کو لے کر, یا فلسطین کو لے کر امریکہ اور اسرائیل کے اوپر تنقید کی ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے اوپر ان دونوں ایشوز کو ایک ساتھ اٹھانا یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے پاکستان کا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت ایک نیکسس بن چکا ہے, ایک نیا اتحاد بن چکا ہے. آپ انڈیا کے سوشل میڈیا کے چینلز پہ جائیں, آپ ان کے ڈیفنس اینالسٹ کو سنیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ببانگے دھول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا کے 5 دوست ہیں اس دنیا میں, اور وہ 5 اس کے بہت کام آ رہے ہیں, جن میں ایک پاکستان ہے, ایک ایران ہے, ایک ترکی ہے, ایک ملائیشیا ہے اور ایک کوریا ہے. روس کا نام وہ ڈر کے نہیں لیتے, کیونکہ روس کو اگر وہ ساتھ شامل کر دیں گے تو ایون روس بھی اس وقت چین کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ کے خلاف تو خاص طور پہ کھڑا ہے. انڈیا کے معاملے میں وہ آ کے بیچ میں مذاکرات کرواتا ہے, لیکن امریکہ کے معاملے میں روس چین کے ساتھ کھڑا ہے. تو امریکہ کی نظر سے چین کے 6 بڑے اتحادی ہیں, جبکہ انڈیا کی نظر سے چین کے 5 بڑے اتحادی ہیں, جن میں پاکستان ہے, ایران ہے, ترکی ہے, ملائیشیا ہے اور کوریا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انڈیا کے لیے کچھ پریشانی سے کم نہیں ہے. تو انڈیا کا اس پہ ایک ریبٹل آیا, ان کا ایک جواب آیا, اور یہ ان کے تریمورتی صاحب ہیں, مسٹر تریمورتی, اور یہ پی آر یونائٹڈ نیشنز ہیں. انہوں نے لکھا کہ we have seen remarks by President of Turkey on India UT of Jammu and Kashmir. They constitute gross interference in India's internal affairs and are completely unacceptable. Turkey should learn to respect sovereignty of other nations and reflect on its own policies more deeply. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ترکی جو ہے طیب اردگان کے تبصرے کو ہم نے دیکھا, یہ انڈیا کے اندرونی معاملات کے اندر وہ مداخلت کر رہے ہیں, اور یہ انڈیا کے لیے مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے, اور ترکی کو کسی دوسرے ملک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے افیئرز کے اندر دیکھنا چاہیے. اس قسم کی تنقید جو ہے وہ کی ہے انڈیا کی جانب سے, اور ان کے تمام اخبارات نے اس کو جگہ دی ہے. مثال کے طور پہ آپ ہندوستان ٹائمز کو لیجئے, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا سیز ترکش پریزیڈنٹس ریمارکس آن کشمیر amount to gross interference in internal matters. یہ جو ان کے ریمارکس ہیں یہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر ہم اس کو مداخلت قرار دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ لگاتار اور بار بار انڈیا کے اندرونی معاملے کے اندر مداخلت کر رہے ہیں, حالانکہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں, اس کے اوپر بار بار اقوام متحدہ کہہ چکی ہے, بین الاقوامی مبصرین کو وہاں بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے, اور انڈیا لگاتار اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لہذا ترکی کا اور پوری دنیا کا یہ رائٹ ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کرے, یہ ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جو پاکستان, کشمیریوں اور انڈینز کے بیچ میں ہے. لہذا اس کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتا ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے جہاں پہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, انڈیا اور پاکستان, یہاں پہ امن کے لیے کشمیر کا معاملہ حل ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے طیب اردگان نے اس کا نام لیا, اور دنیا میں کہیں تنقید نہیں ہوگی سوائے انڈیا کے. ٹائمز ناؤ نیوز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گراس انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرز, انڈیا سلامز ترکی پریزیڈنٹ اردگانز ریمارکس آن کشمیر ایٹ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی. ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہے. اسی طرح دا اکنامک ٹائمز ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ انڈیا ٹرمز ترکی پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان ریمارکس آن کشمیر ایز کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو یہ ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ. میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے رجب طیب اردگان نے جب بھی کشمیر کا نام لیا, یا دنیا میں جب بھی کوئی کشمیر کا نام لیتا ہے, تو کس طرح بھارتی جو ہے وہ بڑک اٹھتے ہیں. اور اس وقت تو ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی سپیچ باقی ہے. صورتحال کو جو ہے وہ
जस्टिफाई करना, क्योंकि इससे पहले जिन लीडर्स के नाम आ रहे हैं जो ज्यादा लाइमलाइट में हैं, उनके अंदर तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके अंदर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर ये फैसला करेगी कि वो इस लाइट के अंदर या इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर पे आते हैं, कि उनकी तकरीर को किस लेवल पे सुना जाता है और कितना डिस्कस किया जाता है। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस मर्तबा ज्यादा जोरदार अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ उसको अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है और दुनिया कुछ नहीं कर पाई, इवन OIC ने भी कुछ नहीं किया। अरब ममालिक की जो तकारीर है उनका भी कोई इतना सरपैर नहीं है। अच्छा, एक तकरीर जो है वो शेख तमीम की भी बहुत मकबूल हुई है, जिन्होंने UAE पे, बहरीन पे और सऊदी अरेबिया पे तनकीद की है, और वो कतर के अमीर हैं। तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा कि हमारे ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने इम्पोज की हुई इलीगल ब्लॉकेज है, हमें रोका गया इलीगली, और ये इम्पोज किया गया सऊदी अरब की जानिब से, UAE की जानिब से और बहरीन और इजिप्ट की जानिब से। तो ये सिलसिला खत्म किया जाए। तो उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई है कतर की जानिब से और कतर के अज़ाइम के बारे में बताया है। अब ट्विटर ने वही कहा जो शी जिनपिंग ने कहा, चाइना के सदर ने कहा। उन्होंने जोर दिया इस बात पे कि कोविड-19 हमने दवाई उसकी बना दी। उन्होंने एक तो ये अनाउंस किया कि रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना ली है और अब मुफ्त प्रोवाइड करने के लिए तैयार है यूनाइटेड नेशन को, वो अपने तमाम लोगों को लगाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी तजारती पाबंदियां हैं, इनके मामलात हैं, इनको रिव्यू करना पड़ेगा और हमें इस पर नरमी लानी पड़ेगी, पाबंदियां खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मईशत पे बहुत बुरा असर डाला है। तो इंसान मिलकर काम करेंगे तो मईशत पूरी दुनिया की बेहतर हो जाएगी। पॉजिटिव बात की है, यही बात जो है, पॉजिटिव बात जो है वो चीन के सदर ने भी की है। रजब तय्यब एर्दोगान ने अपनी तनकीद के बाद जो भारत के ऊपर की कश्मीर के हवाले से, और जो इसराइल और अमेरिका के ऊपर की फलस्तीन के हवाले से, उसके बाद उन्होंने भी इस बात के ऊपर जोर दिया, इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि डायलॉग किया जाए, बैठ के मामलात को हल किया जाए और इंसाफ के साथ हल किया जाए, दुनिया अमन की तरफ जा सकती है। वरना ये सुलगते हुए मामलात है, ये दुनिया को जंग की तरफ धकेल देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।